नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। और ये भावना ने मुझे बहुत सारे तोहफे भेजे हैं, जैसे कि ये बिंदी भेजी है, ये काजल भेजा है, ये मेहंदी और ये नेल पॉलिश और ये चूड़ियों के डब्बे भेजे। भावना, थैंक यू सो मच। और भावना कहती हैं कि मैम मेरे लिए प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए और मन्नत मांगिएगा कि मैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन जाऊं। तो भाई सब भावना को आशीर्वाद दीजिए जो भावना से उम्र में बड़े हैं, और दुआ दीजिए जो छोटे हैं कि ये बच्ची जो बनना चाहती है वो बन जाए। भावना, इतने सारे तोहफों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हैप्पी तीज, तीज बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम रेडी विद माई साउथ इंडियन मंगलसूत्र। देखिए आज मैंने पहना है अपना साउथ इंडियन मंगलसूत्र, और खास शादी के मौके पर मैं इसे पहनती हूँ। बट साउथ का कल्चर ये कहता है कि इसे कभी ना उतारे, लेकिन दिल्ली का कल्चर ये कहता है कि अब आप सोना चांदी पहनकर बाहर घर से नहीं निकल सकते, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो मैं इसे खास दिनों पर पहनती हूँ। मैं सुबह गई, पार्वती माँ को हल्दी के पानी से खूब नहलाया, उन्हें श्रृंगार करवाया, उनकी मांग भरी, उनका शिव जी के साथ गठबंधन किया, बहुत मजा आया। हैप्पी तीज। और अब मैं देव के साथ झूला झूलने जा रही हूँ। मेरे घर के बाहर झूला है, देव मुझे झूला झूलाएगा आज, और बहुत मजा आ रहा है। अभी व्रत है तो कुछ घेवर नहीं खा सकती, क्योंकि आज के दिन जो है घेवर खाना बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको आज की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो नहीं, मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ नाग पंचमी की। नाग पंचमी की कहानी है। बहुत समय पहले नगर में एक सेठ हुआ करता था। उसके 7 बेटे थे और 7 बेटों की बहुएं थी। सबसे छोटी वाली बहू बहुत समझदार थी और सबसे बड़ी वाली बहू का घर में राज चलता था। एक दिन सारी बहुएं जब सोकर उठी तो सबसे बड़ी वाली बहू ने कहा कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे होकर साथ में जो है कुछ बर्तन ले लो, या कुछ हथौड़ा ले लो, या छेनी ले लो, और या फिर तसला ले लो, या फिर बोरी ले लो। आज हम लोग खेतों में जाएंगे और कच्ची मिट्टी निकाल कर लाएंगे और फिर घर को लेपेंगे। आपको पता है पुराने जमाने में घर को लेपा जाता था मिट्टी से। अब सभी बहुएं अपने अपने हिसाब से, किसी ने बोरा लिया, किसी ने तसला लिया, किसी ने कदाली ली, किसी ने जो भी जिसके हाथ में आया लिया, और चल दिए अपना खेतों के अंदर मिट्टी को खोदने। तो बड़ी बहू जब मिट्टी खोद रही थी तो मिट्टी खोदते खोदते उसमें से सांप निकला, तो बड़ी बहू से मारने को दौड़ी। तो छोटी बहू ने बोला कि इसे बिल्कुल मत मारो, इस बेकसूर का क्या कसूर है, इसे जाने तो ये आपको कुछ नहीं कहेगा। उसने नाग देवता के आगे हाथ जोड़ दिया और बोले आप जाइए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। थोड़ी देर बाद वो देखते कि नाग देवता एक पेड़ के पास जाकर बैठ गए। नाग देवता जब पेड़ के पास जाकर बैठे तो वो उनके पास गई और बोली मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा। छोटी बहू ने बोला मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो घर वापस आ गई। जब वो घर वापस आई तो वो भूल गई और अपने घर के कामों में, डस्टिंग में, खाना बनाने में इतनी व्यस्त हो गई कि वो भूल ही गई कि वो नाग देवता को वहां पर बैठकर इंतजार करने के लिए बोलकर आई है। इधर नाग देवता उसका इंतजार करते रह गए। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे याद आया कि मैंने तो नाग देवता को वहां बैठने के लिए कहा था। वो दौड़कर भागकर दूध का एक कटोरा लेके नाग देवता के पास पहुंची, और पहुंचते ही बोली भाई मुझे माफ कर दो, घर के काम में व्यस्त होकर मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने आपको यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए, इंतजार करने के लिए कहा था। हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुरंत नाग देवता बोले मैं तुझे डसने ही वाला था, लेकिन तूने मुझे भाई बोल दिया, इसलिए मैं तुझे माफ करता हूँ। और उसने सारा दूध पी लिया। सांप ने, बहन जो छोटी बहू थी वो लौट के अपने घर आ गई, सांप अपने घर चला गया। अब आई सावन का पावन महीना। सावन के पावन महीने में हमारे यहाँ पहले ऐसे होता था कि सावन भादो लड़कियां अपने मायके में देखा करती थी, अपने मायके जाया करती थी, और वहां सहेलियों के साथ अपने बचपन की बातें याद किया करती थी, और झूले झूला करती थी, चूड़ियां पहना करती थी। अब सारी बहुएं तैयार हो गईं अपने मायके जाने के लिए। तो बड़ी बहू बोली तेरा तो कोई मायका ही नहीं है, सबसे छोटी बहू को तू कहाँ जाएगी। ये सुनकर छोटी बहू रोने लग गई। इतने में उनके घर के बाहर फिर से वही सांप प्रकट हुआ, और उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। और मनुष्य का रूप धारण कर कर वो घर में गया और सास ससुर से बोला कि मैं अपनी छोटी बहन को लेने आया हूँ। तो सबने कहा इसका तो कोई मायका नहीं है, इसकी कोई छोटी बहन नहीं है। तो सांप ने उनकी बुद्धि को हर लिया अपनी शक्ति से, और वो उन्हें समझाने लगा कि मैं इसका ममेरा चचेरा बहुत दूर का भाई हूँ। खैर जो भी है, क्योंकि सांप की महिमा थी, घर वालों ने मान लिया और छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। अब दोनों साथ चलने लग गए। जब वो दोनों साथ चल रहे थे तो
सांप ने अपनी बहन से कहा, मैं वही सांप हूं जिसे तूने भाई बोला था और मैं तुझे अपने साथ नागलोक लेके जा रहा हूं, तुम डरना बिल्कुल भी मत, कुछ दिन मेरी बहन बन के मेरे घर रहना, तुम बस मेरी पूंछ पकड़ लो। वो दोबारा सांप के रूप में हो गया और उसने पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ने के बाद वो चलने लग गई। जैसे जैसे वो चलते गए नागलोक पहुंचे। नागलोक में जाकर देखा बहुत चारों तरफ सांप ही सांप है और अपार धन भंडार देखकर छोटी बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। नाग ने जो है अपनी माँ को बुलाया और बोला, ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और ये कुछ दिन के लिए मेहमान बनकर हमारे घर में आई है, माँ इसकी सेवा करो और ये अब हमारे साथ ही रहेगी। अब वो हफ्ता भर वहीं पर रही और उसने देखा कि रोज सुबह एक दूध का कटोरा गर्म करके ठंडा करके नाग देवी जो है वो घंटी बजाती है और छोटे छोटे नागों को बुलाती है और छोटे छोटे नागों को बुलाकर वो जैसे ही घंटी बजाती है वो नाग आकर दूध पी लेते हैं। ये सब देखती थी वो रोज। एक दिन उसने नाग देवी से कहा कि माँ आज मैं दूध पिलाऊं क्या? और उसने क्या किया, दूध को गर्म किया, ठंडा किया, लेकिन पूरा ठंडा किए बिना जल्दीबाजी में उसने घंटी बजा दी। छोटे छोटे नाग भाग कर आए और वो दूध पीने लगे। जैसे उन्होंने दूध पीना शुरू किया उनका फन जल गया। ठीक है, फन जल गया तो वो सब नाग देवी को कहने लगे, हम इसे डस देंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इसकी वजह से हमें तकलीफ हुई है, क्योंकि सांप में बदले की भावना होती है। तो देवी ने सबको समझाया कि अनभिज्ञ है, मनुष्य है, नहीं समझ पाई, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अब हुआ ये, उसने कहा मुझे माफ कर दो छोटी बहू ने, मेरे को मेरे घर छोड़ाओ। नाग जो देवी थी उन्होंने उसको बहुत सारा सोना दिया और जो नाग था उसने उसे एक चमत्कारी हीरे का हार दिया। अब वो अपने घर जब पहुंची तो उसने सारी अपनी जेठानी और देवरानियों को सब चीजें दिखाई। सारे नगर में बात फैल गई कि ये तो बड़े अमीर घर की है, इसके मायके वालों ने इतना चमत्कारी हार दिया है, हार दूर से ही चमकता है, मणियों से सुशोभित है, हीरे हैं, मोती हैं। ये बात नगर की रानी तक पहुंची। नगर की रानी ने राजा से कहा कि मैं इस नगर की रानी हूं और मेरे सिवा किसी सेठ की बहू उस हार को पहनकर घूमे, क्या तुम्हें ये बेइज्जती नहीं लगती? मुझे हर हाल में वो सेट चाहिए, मुझे हर हाल में वो हार चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और सेठ की बहू से वो हार मंगा लिया। इधर फिर से वो रानी छोटी छोटी बहू जो थी वो बहुत उदास हो गई। वो अपने भाई को याद करने लग गई। भाई ने सब समझ लिया और वो उसके सामने प्रकट होकर बोलता, तुम बिल्कुल परेशान मत हो बहन, मैंने तुम्हें वो हार तोहफे में दिया है, रानी खुद तुम्हें बुलाकर वो हार तुम्हारा वापस करेगी, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो। अब जैसे ही रानी के पास हार पहुंचा वो उसे गले में पहने तो वो सांप बन जाए, तो रानी उसे डर के मारे उतार के फेंकते। राजा ने कहा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, छोटी बहू को बुला कर लाओ। अब जो घर का मालिक था यानी कि उनके ससुर जो थे, खुद सेठ अपनी छोटी बहू को लेकर राजा के पास पहुंचा और बोला, तूने क्या जादू टोना कर रखा है? मेरी रानी जैसे इस हार को पहनती है वो सांप बन जाता है, फेंकती है ये वापस से हार बन जाता है। उस इतनी ही बात अभी हो रही थी, वहां पे नाग राजा प्रकट हो गए। उन्होंने सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ था और जिस दिन इसने मुझे दूध पिलाया और अपना भाई बोला वो नाग पंचमी का दिन था, सावन की नाग पंचमी का दिन था। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हर महीने की पंचमी को नाग पंचमी अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजा ने माफी मांगी, हार वापस कर दिया और उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नागपंचमी के त्योहार में यही कहा जाता है, सभी महिलाएं नागों को अपना भाई मानकर उन्हें दूध पिलाती हैं और नाग देवता नाग लोक की अच्छी और विशेष कृपा होती है। अब आपके घर के आसपास तो पता नहीं नाग लोग कहाँ पर है, हम वहां जा नहीं सकते। बसेरों की जो बसेरे जो होते हैं, सपेरे होते हैं, उनकी बस्ती कहाँ पर है? अब सपेरों की बस्ती आपको ना भी मिले तो एक लोटा दूध, उसमें आधा दूध आधा पानी गर्म करके ठंडा करके उसे किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा और ये कहिएगा कि हे नाग लोग, मैं आपके लिए आज नाग पंचमी वाले दिन अपने भाई नाग के लिए दूध देती हूँ और हर तरह के कीड़े बिच्छू नाग नागिन से मेरे परिवार की सदैव रक्षा करना। फिलहाल दीजिए इजाजत, जय माता।